हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ ओम प्रकाश त्रुटी आपके साथ। आज हम लेक्चर सेकंड की जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था संसाधन और विकास ज्योग्राफी का, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का, संसाधन और विकास। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि संसाधन होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन। जैसे अभी आपको बता देता हूँ, जैसे संसाधन क्या होते हैं, वो सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनको सभी उन सभी चीज़ों को संसाधन कहते हैं। ठीक है, या जो हमें पता है, जो हमारे आसपास है, आप भी देख रहे होंगे, जो आपके आसपास है, जो आपकी आवश्यकताओं, जैसे आप अभी सुन रहे हो, जो आपने हाथ में मोबाइल ले रखा है, तो ये भी क्या है, संसाधन है, क्योंकि ये आपकी जो आवश्यकता है उसको पूरी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने पढ़ा था संसाधनों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। संसाधनों का वर्गीकरण हमने अलग अलग पार्ट्स में देखा, जैव अजैव, नवीनकरण योग्य संसाधन, अनवीनकरण योग्य संसाधन, जैव अजैव हो गया। उसके अलावा स्वामित्व के आधार पर पढ़ा था हमने, व्यक्तिगत, सामुदायिक, फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और फिर हमने एक और क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ जो भंडार है उनके बेसिस पे। और इस तरह से हमने जो डिफरेंट टाइप्स है उनका डिटेल में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था संसाधन है उसका जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से करना चाहिए, ताकि वो अभी हम यूज़ कर रहे हैं उनका पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, और उनको भविष्य में कैसे बचा के रखना है। और फिर हमने रियो डी जेनेरो जो सम्मेलन उसके बारे में पढ़ा था, या पृथ्वी सम्मेलन के बारे में जो 1992 में हुआ था। उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं जो आपके बुक में लिखा हुआ ज्योग्राफी के। तो शुरू करते हैं। शुरू में उसमें जैसे हमने जितना पढ़ लिया है कि संसाधन होते क्या हैं उसके बारे में पढ़ लिया है। अब बात करते हैं उनका नियोजन। संसाधनों का नियोजन है वो किस तरह से करते हैं। संसाधनों के नियोजन से अभिप्राय ये है कि जितने भी संसाधन हम प्रयोग करें, जो भी वस्तु हम प्रयोग कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए हमें। अब प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि वो भविष्य में ख़त्म ना जाए, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। तो इसीलिए क्या उनकी प्लानिंग है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर हम भारत की बात करें कि जो भारत में संसाधनों की जो प्लानिंग है, नियोजन है, वो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि भारत में जो संसाधन है उसमें बहुत ज़्यादा विविधता है, डाइवर्सिटी है, वो पाई जाती है। कहीं पर देखोगे जैसे आप जैसे पंजाब हरियाणा में देखोगे तो यहाँ पर जो भूमि संसाधन है, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है। और जो इसके अलावा जो भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो आते हैं, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर खनिज और कोयला है वो प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो मैंने आगे रखा है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर खनिज और कोयला है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो वहाँ पर पानी है, जल है, वो संसाधन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान है, वहाँ पर जल की बहुत कमी है, जल वहाँ पर नहीं पाया जाता है, कोयले की भी कमी है, अन्य खनिज भी बहुत कम पाए जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक है जिनका पता नहीं लग पाया, आगे हो सकते हैं। तो राजस्थान में कौन कौन से संसाधन की अधिकता पाई जाती है, वो है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। इन संसाधनों की क्या है, अधिकता पाई जाती है। फिर लद्दाख में, लद्दाख है वो एक ठंडा रेगिस्तान है, जैसे गर्म रेगिस्तान थार है, उसी तरह लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पर जो संसाधन है उनकी क्या है, आप न के बराबर है, न्यून मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो खनिज है, ना कोयला है, ना पेट्रोलियम है, कोई भी नहीं मिलता। वो अगर है भी तो उसकी अभी तक खोज है वो नहीं हो पाई है। तो वहाँ पर क्या है, पर्यटन और जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी बहुत ज़्यादा अधिकता है, या वो बहुत विकसित अवस्था में है। जो ओल्ड ट्रेडिशन हम जैसे कहते हैं, वो वहाँ की कल्चर है वो डेवलप है। तो ये चीज़ें हैं संसाधनों, इन सब के अलग अलग होने पे जैसे हमें पता चल गया कि भारत के कुछ भागों में कोयला या खनिज पाया जाता है, कुछ भागों में जल की दिखता है, राजस्थान में पवन सौर की है, कई क्षेत्रों में, कोई क्षेत्र वो पर्यटन के लिए है। तो इस तरह से डाइवर्सिटी होने के कारण भारत में संसाधनों का नियोजन है वो होना बहुत ज़रूरी है। अब वो ज़रूरी क्यों है, ताकि
चीज़ें हैं, जितने भी रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सभी में क्या बराबर मात्रा में बट जाए, और बराबर मात्रा में बटेंगे तो क्या देश का डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर संसाधनों का हम नियोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, उससे एक एरिया है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और कई एरिया है वो क्या बैकवर्ड हो जाएंगे। इसलिए संसाधनों का नियोजन है वो बहुत जरूरी हो जाता है। फिर आगे उसमें लिखा हुआ है कि भारत में संसाधनों का नियोजन है वो किस तरह से किया गया है, कैसे किया गया है। तो भारत में संसाधनों का जो नियोजन है, सबसे पहले जो किया जाता है, कोई भी जो रिसोर्स अगर मिलता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी टेबुलेशन किया जाता है, मतलब उसकी एक तालिका बनाई जाती है कि उस स्टेट में उस एरिया में ये रिसोर्सेज है, यहाँ पाया जाता है, ठीक है। फिर उसका सर्वे होता है, सर्वे होने के बाद उसकी मैप बनता है, फिर उसकी मात्रा और जो गुणवत्ता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है, कितनी उसकी गुणवत्ता, कौन सी क्वालिटी है। जैसे कोयला अगर पाया जाता है तो उसमें एंथ्रासाइट है, बिटुमिन है, या पीट है, या लिग्नाइट है, कौन से लेवल का कोयला है वो क्या है उसमें पहले से ही मेंशन कर लिया जाता है। या जैसे पेट्रोलियम पाया जाता है, किस एरिया में पहले हमें जैसे एरिया का पता होना चाहिए किस एरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो उसको हमें पता, पहचान करने के बाद उसका टेबुलेशन होता है, फिर सर्वे होता है कि कहाँ कहाँ मिलेगा ये, उसके मिलने के बाद उसकी कितनी मात्रा में, कितनी अमाउंट में अवेलेबल है वो, और कहाँ तक उसको उस रिसोर्स को क्या हमें निकाल के है वो यूज करना है। ये चीज़ें हैं वो सबसे ज़रूरी है संसाधनों की नियोजन में। दूसरा क्या होता है, जब हमें पता चल गया कि उस एरिया में कोई रिसोर्सेज पाया जाता है, जैसे हम एग्जांपल मान लेते हैं पेट्रोलियम का, कि मुंबई हाई का हमें पता चल गया कि मुंबई हाई है, उस वहाँ पर जो पेट्रोलियम है वो पाया जाता है। मुंबई हाई में पेट्रोलियम पाया जाता है, हमें पता चल गया। फिर अब क्या होगा, अब होगा उसका उस संसाधन की विकास की योजनाएं लागू की जाएंगी, यानी उस एरिया में उस रिसोर्स को निकालने के लिए कोई प्लानिंग है, कोई योजना है वो डेवलप की जाएगी। वो योजना जब आएगी तभी क्या है वहाँ पर रिसोर्स है वो निकलना शुरू होगा। अगर जब हो गया तो उसके बाद क्या किया जाएगा, उस संसाधन विकास योजना यानी जो योजना बनाई गई है उसके लिए उसका जो राष्ट्रीय योजनाएं है उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन किया जाएगा, मैच किया जाएगा, ठीक है। जितनी भी रिसोर्सेज की मतलब पेट्रोलियम निकल गया है वहाँ पर, उसके लिए जो योजना बनाई गई है उसको जो राष्ट्र की जो योजनाएं हैं अन्य, मतलब पेट्रोलियम से जुड़ी हुई जो अन्य हैं, जैसे पेट्रोलियम से जुड़ी हुई जैसे पेट्रोकेमिकल्स हो गया, जो रसायन बनते हैं इससे वो हो गया, तेल बनता है, ठीक है। तो उससे क्या उन जो योजनाएं हैं उनके साथ उसको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, संसाधनों का नियोजन होता है। और नियोजन क्यों जरूरी है, जरूरी इसलिए है ताकि जो अलग अलग एरियाज में बटे हुए कुछ रिसोर्सेज कहीं पर पाए जाते हैं, जैसे कोयला है वो मोस्टली छोटा नागपुर प्लेटू में पाया जाता है, जो यहाँ लिखे हुए मैंने बताया झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट में पाया जाता है, कुछ वेस्ट बंगाल भी, कर्नाटक में भी मिलता है। तो उनका नियोजन, जैसे पानी है, जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो हिली एरिया में मिलती है, तो उससे क्या किया हमने, जहाँ पर आता है वहाँ पर डैम बना लिया। तो वो भी क्या है, डैम क्या है, एक प्लानिंग है, वो हमने क्या किया उसका प्लान बनाया, प्लान बनाकर योजना बना ली। जैसे आपने दामोदर वैली योजना सुनी होगी, वो भी क्या है, वो इसी का पार्ट है। फिर क्या उसको राष्ट्रीय योजनाओं के साथ मैच कर दिया जाता है, तो वो आगे है उससे इम्प्लीमेंट हो जाता है, जो भी काम होता है उसमें इजीली हो जाता है। जैसे फैक्ट्री लगानी है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक एरिया में डैम बना दिया, अब डैम बना दिया, डैम से क्या होगा, जो पानी यूज होगा उस पानी का क्या है फिर डिस्ट्रीब्यूट, दूसरी योजना है उसके साथ कैसे लिंक होगा, वो उस पानी से मान लीजिए कोई कॉटन टेक्सटाइल की मिल है तो वहाँ पर उसको सप्लाई किया जाएगा पानी को, और उस पानी का वहाँ यूज होकर क्या कपड़े बनेंगे, और कपड़े क्या दूसरे कामों में है उनका यूज होगा, जो अलग इंडस्ट्री उनमें यूज होगा, ठीक है। या जैसे और दूसरा इंडस्ट्री है उसमें, जैसे बिजली की सप्लाई है, डैम है उसमें बिजली की सप्लाई है, बिजली इंडस्ट्री को दी जाएगी, इंडस्ट्री कोई प्रोडक्शन करेगी, वो मार्केट में आएगा, मार्केट से फिर लोग यूज करेंगे। इस तरह से क्या उनको कंबाइन किया जाता है ताकि क्या है रिसोर्स का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ये चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें आगे लिखा हुआ है कि संसाधनों में समृद्ध और पिछड़े क्षेत्र। तो जैसे आपको पता होगा कि भारत में जो एरियाज है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज है वो रिच है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं, कोयला है और जो खनिज है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर न के बराबर है, ठीक है। तो उसके रीजन्स क्या है, बहुत सारे उसमें रीजन्स हो सकते हैं, कुछ जो जियोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रोड वगैरह है, क्या ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, और
गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो भी हो सकती हैं जो उनको क्या है अफेक्टेड करती है। कोई भी रिसोर्स है वहाँ पर उसका पाया जाना और कोई एरिया है वहाँ पर पिछड़ा होना, वो भी एक रीज़न है। आगे उसमें एक बॉक्स में लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप उसको देखिए कि कई ऐसे स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और झारखंड है, जो रिसोर्सेज की मात्रा अधिक होने के बावजूद भी गरीब हैं या वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम है। और इसके अलावा ऐसे भी राज्य हैं जैसे पंजाब और हरियाणा, वहाँ पर कोई भी रिसोर्स नाम मात्र के रिसोर्सेज है। जैसे हरियाणा है, वहाँ पर महेंद्रगढ़ में कुछ थोड़े है खनिज मिलते हैं, इसके अलावा नहीं मिलते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमने कंपैरिजन किया तो उससे हमें यह पता चलता है कि पंजाब और हरियाणा में रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी ये डेवलप है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी ज़्यादा है और जो नहरों का जाल है वो बहुत अच्छे, जो सिंचाई के जैसे व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से की गई है ताकि खेतों को रेगुलर है वो पानी मिलता रहे। या जैसे मैंने बताया कि जो सिंचाई है, नहरें हैं वो डैम से जुड़ी हुई है, तो इस तरह से वहाँ पर कॉम्बिनेशन अच्छा। और वहाँ पर क्या रिसोर्सेज का सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पर्सन के पास ही जो बोलने लगते हैं ऑप्शन का, उसके पास जा पाता है। या जैसे टेक्नोलॉजी का भी कह सकते हैं हम, उसमें बहुत बड़ा रोल है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है जो खाने हैं वो कुछ पर्टिकुलर पर्सन को की जाती है। तो जो रिसोर्स है उसके ऊपर क्या है, सभी का बराबर है वो अधिकार नहीं हो पाता, या जो उनको पॉलिसीज बनाकर सबको क्या डेवलप करना चाहिए वो गवर्नमेंट है वो नहीं कर पाती है, इसलिए क्या वो पिछड़े रह जाते हैं। ठीक है, फिर उसमें एक आता है कि आपके एरियाज में ऐसे कौन से रिसोर्स है जो सामुदायिक, ऐसे कौन से संसाधन है जो सामुदायिक भागीदारी के बेसिस पे चल रहे हैं। जैसे आपने अपने गांव में, अपने शहर में, छोटे कस्बे में या आसपास कहीं भी देखा होगा सामुदायिक भागीदारी से चलते हैं। जैसे गांव में जो ट्री प्लांटेशन होता है, जो पेड़ लगाए जाते हैं, जैसे जो जोड़ होता है, तालाब होता है, उसके आसपास लगा दिए, ठीक है। या जो खाली चरागाह भूमि पड़ी है वहाँ पर पेड़ लगा दिए, ठीक है। या जो गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, ग्राउंड लेवल का वाटर यानी जो वो क्या है जल स्तर है वो नीचे चला जाता है, उसको ऊपर उठाने के लिए क्या करते हैं, गांव में जोड़ है या जो तालाब है, ठीक है, कुएं हैं, वो क्या खोदे जाते हैं गहरे, ताकि क्या जब बारिश आए आगे तो वो क्या है उसमें पानी स्टोर हो सके और जो वाटर लेवल है वो ऊपर आ सके। तो क्योंकि पानी भी क्या एक रिसोर्स है, तो सामुदायिक भागीदारी से क्या है उस रिसोर्स को क्या बढ़ाया जा सकता है। और ट्री प्लांटेशन का भी हो गया जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्योंकि हमें पता है कि पेड़ भी क्या है, जो प्लांट्स है, फ्लोरा फ्यूना जो भी है वो सब क्या है रिसोर्स है, तो उनसे भी क्या है वो भी एक रिसोर्स है। तो उससे क्या होगा, सामुदायिक भागीदारी से क्या रिसोर्सेज है उनका डेवलप होता है, वो क्या विकसित होते हैं, या वो कहीं ना कहीं क्या है जो मानव की आवश्यकता है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो चाहे वाटर की हो, वो क्या उन फैसिलिटीज को क्या फुलफिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। फिर आगे उसमें बॉक्स से आगे लिखा हुआ है कि जो ब्रिटिशर इंडिया में आए थे, उन्होंने रूल किया था इंडिया में, तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही जहाँ पर रिसोर्स पाए जाते थे वहाँ अपना ध्यान दिया था, बाकी एरियाज को है छोड़ दिया था। उन एरिया को छोड़ने से क्या हुआ, जो संतुलन है, प्रादेशिक जो संतुलन होता है राष्ट्रीय स्तर पर, वो बढ़ गया। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ उनको रिसोर्स मिला वहीं पर डेवलपमेंट किया, जहाँ उनको वहीं पर उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो ब्रिटिशर आए थे तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक एरिया पे ही ध्यान दिया था और उनका काम था सिर्फ अधिक से अधिक लाभ कमाना। पर अगर हम आज के पर्सपेक्टिव की बात करें तो उसमें कई चीज़ें वो शामिल हो जाती हैं। तो उन्होंने सिर्फ तकनीक पे ध्यान दिया था और संस्थागत जो नियोजन होता है उसके ऊपर, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी पर। संस्थागत नियोजन क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जिससे कोई रिसोर्स निकलता है तो उसका ये ना हो कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के पास ही जाए, उसका क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी एक इस तरह का मिडल वे बना दिया। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है और जहाँ से रिसोर्स निकलता है उनके बीच में क्या है, जो सिस्टमेटिक वे से क्या है जो रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही से चलता रहे। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति आए उसने रिसोर्स निकाले अपनी मर्जी से कहीं भी बेच दिए, ठीक है। या ट्राइबल एरिया के लोग हैं उन्होंने क्या अपने लेवल पे निकाला और उनको बेच दिया, ऐसा नहीं होता। एक इंस्टीट्यूशनल वे से क्या उसका काम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है जो मानव संसाधन है उसकी गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का संसाधनों के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। यानी इन चार चीज़ों का संसाधनों का जो विकास हुआ है
औपनिवेशिक काल से लेकर आज तक है, उन 4 चीजों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। आगे हम बढ़ते हैं संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण है क्यों जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि संसाधन है वो एक टाइम ऐसा आएगा जब खत्म हो सकते हैं, चाहे वो कोयला हो चाहे वो पेट्रोलियम हो, तो हमें क्या करना चाहिए, उनका संरक्षण भी करना चाहिए, उनको क्या है बचा के भी रखना चाहिए। तो इसके लिए काम स्टार्टिंग में जैसे उसमें बॉक्स में लिखा हुआ है कि जो एक क्लब ऑफ रोम था 1968 में क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहले संसाधनों के संरक्षण की बात है वो कही थी, और उन्होंने क्या संसाधनों का संरक्षण है वो होना चाहिए, यानी कोयला है उसका हमें ऑप्टिमम यूज करना चाहिए। ऑप्टिमम यानी अभी की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करें और आगे के लिए भी उसको बचा कर रखें, ठीक है, अनुकूल तरीके से उसका प्रयोग है वो करना चाहिए। फिर एक और है 1987 में एक ब्रुंडलैंड रिपोर्ट है वो आई थी, जिसका बाद में टाइटल है और कॉमन फ्यूचर है वो पढ़ा था, उसमें भी संसाधनों के संरक्षण की बात है वो की गई थी। और इसी के बेसिस पे जब 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसमें जो एजेंडा 21 के ऊपर जो संसाधनों को संरक्षण के लिए जो बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे, तो यानी नियमावली बनाई गई थी। एजेंडा 21 यानी 21 तरह के नियम बनाए गए थे कि किस तरह कोई देश है वो संसाधनों को कैसे यूज करेगा, कैसे उनको क्या बचाएगा, ठीक है, कैसे उन रूल को इम्प्लीमेंट करेगा, ये चीजें वो बताई गई थी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आगे डिस्कस करते हैं। उसमें लिखा हुआ है भू संसाधन। भू संसाधन में जो आपकी इमेज है स्टार्टिंग में ही जो बॉक्स है जब कंप्लीट होता है उसके बाद में ही लिखी हुई है भू संसाधन, क्योंकि जितने भी एक्टिविटीज होती है जो मनुष्य करता है वो सारी की सारी भूमि के ऊपर होती है, और भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। जितने भी मानवीय क्रियाएं होती हैं भूमि से जुड़ी होती है, चाहे वो कृषि करना हो चाहे उद्योग करना हो, ये सारे उससे जुड़े, चाहे खनिजों का निकालना हो चाहे पेड़ पौधे हों, सभी के सभी क्या भू संसाधन से जुड़े हुए हैं। अब बात आती है कि भारत में भू संसाधन है वो उसका जो परसेंटेज है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, तो इसमें लिखा हुआ है, बुक में भी है, ये डायग्राम आप देख सकते हो बुक के अंदर, कि इंडिया में 43% पार्ट है उसके ऊपर मैदान है, 30% पे 30% पे पर्वत है, और 27% पे पठार है वो पाए जाते हैं। यानी भारत के कुल क्षेत्र है जो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें से 43% पे मैदान, 30% पे पर्वत, 27% पे पठार है वो पाए जाते हैं। और इन सभी का क्या अपना अपना अलग अलग महत्व है। जैसे मैदान है, मैदानों का सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो क्या है कि मैदानों से एग्रीकल्चर है मोस्टली है, जो मैदानी एरिया प्लेन एरिया है वहाँ पर कृषि करना बहुत आसान है, फ्लैट लैंड होता है, ज़मीन बिल्कुल समतल होती है, कृषि विकसित हो सकती है वहाँ पर। और इसके अलावा जितने भी उद्योग लगते हैं, जो इंडस्ट्री लगती है वो मेनली क्या मैदानी एरिया में ही लगती है। फिर आता है पर्वत है वो भारत के 30% 30% एरिया पर पाए जाते हैं, और पर्वतों का मेन या जो मेन काम जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी रिवर्स है उनका ओरिजिन है उनकी उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है, पर्वतों से होती है। जितनी भी बारहमासी नदी है, चाहे वो सिंधु हो, चाहे वो सतलुज हो, चाहे वो गंगा हो, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो, ये सभी के सभी नदियाँ क्या है पर्वतों से निकलती है। इसके अलावा पर्वतों में जो पर्यटन उद्योग है वो भी बहुत ज़्यादा विकसित है। पर्यटन उद्योग आपने देखा हो जम्मू कश्मीर के जितने भी हैं, कश्मीर है, जो लेक्स होगी, ठीक है, और इसके अलावा लद्दाख जो पर्यटन क्षेत्र है, आपने सुना हो शिमला के बारे में, मंसूरी, नैनीताल, सिक्किम में दार्जिलिंग, गंगटोक, ठीक है, ये टूरिस्ट प्लेस है वो क्या है पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर आता है प्लेटो पठारी भाग में। पठारी भाग में जो भारत के कुल क्षेत्र का 27% है वो पाया जाता है। उन क्षेत्रों में जो मेनली पठारी क्षेत्र है वहाँ पर खनिज है उनका वितरण अधिक पाया जाता है, या जितने भी रिसोर्स निकलते हैं, संसाधन निकलते हैं, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो मैग्नीज हो, चाहे वो कोबाल्ट हो, अन्य जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका जो निकाला जाता है वो क्या है मोस्टली लो एसिक आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट हो गया, ठीक है, इन सबको क्या है जो निकालने का जो काम है, या जो भारत में जो मोस्टली निकाले जाते हैं वो कहाँ से, पठारी भाग से वो निकाले जाते हैं।
इसके अलावा जो वन संपदा है, फॉरेस्ट एरिया है, वो भी क्या है पठारी भाग में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये भारत के भू संसाधन है जो उसमें डायग्राम में दिया हुआ है, इतना आप याद रखें, ठीक है। इसमें इतना ही बनता है, एग्जाम में भी ऐसे रहेगा, आप डायग्राम याद रखिए और हर एक की 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है, कि पर्वत का क्या महत्व होता है और पठार का क्या और मैदान का, ठीक है। ये होते क्या है, ये दूसरी बुक में जब आप डिटेल में पढ़ोगे या लास्ट की क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ 9th में 8th में कि पर्वत और मैदानों का क्या सिस्टम होता है, कैसे उनका ओरिजिनेट होता है, ये तो पढ़ दिया हुआ हमने। आगे डिस्कस करते हैं भूमि उपयोग। भारत में जो लैंड यूज है वो क्या है, कितना है, यानी भूमि उपयोग का मतलब क्या होता है कि कौन सी जमीन या जमीन है वो किस तरह के काम में प्रयोग हो रही है। यानी कहीं पर कोई जमीन है वहाँ पर खेती हो रही है, कहीं पर वो घर बने हुए हैं, कहीं पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कहीं पर सड़कें बनी हुई हैं। तो उसका मतलब क्या है, यानी लैंड यूज यानी भूमि उपयोग का मतलब क्या होता है, वो खेत या वो जमीन जिसका किस काम के लिए यूज हो रहा है वो क्या कहलाएगा, वहाँ का भू उपयोग या भूमि उपयोग कहलाएगा। तो भारत का जो कुल भूमि उपयोग है, ये डाटा है 2014, मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ। भारत के लैंड यूज डाटा ये 2014-15 का है, जिसमें भारत के कुल एरिया के बताया गया कि कौन से क्षेत्र में किस किस तरह के लैंड यूज है वो हो रहा है। तो इमेज है उसमें स्टार्टिंग में दी हुई है, मैं यहाँ थोड़ा सा अगर आपको जितना दिख रहा है उतना बता देता हूँ। भारत में जो मोस्टली जो जमीन है, मोस्टली जो लैंड है उसका 45.5% एरिया है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, शुद्ध निवल क्षेत्र है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब कि वहां पर एग्रीकल्चर है होती है, ठीक है। यानी भारत की कुल जमीन के 45% ऑलमोस्ट है, वहां पर क्या खेती है वो होती है, लोग हैं वो वहां कृषि करते हैं। फिर आता है इंडिया की कुल एरिया का 23.3 यानी 23.3% एरिया है, उसके ऊपर है वो फॉरेस्ट एरिया है वो पाया जाता है। वैसे अगर जैसे भारत की वन नीति आई थी 1952 में, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भारत के जो जोग्राफिकल एरिया, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके 33% एरिया में क्या वन होने चाहिए, पर भारत में उतना है नहीं, 23.3% है, 23.3% भाग पर क्या है वन है वो पाए जाते हैं। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है, मैं डेफिनेशन एक बता देता हूँ, बाकी आप उसमें बुक में देख लेना। 5.5 है बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि। बंजर और कृषि अयोग्य भूमि किसको कहेंगे, यानी वो जमीन जहां खेती है वर्तमान में, यानी आज के समय में खेती है वो नहीं होती है, कृषि के लिए योग्य है, ठीक है, जिसपे कृषि है वो नहीं होती है। अब उसके रीजन कई हो सकते हैं, चाहे वो जमीन है, चाहे मान सकते हैं आप कि वो लवणीय हो गई है, क्षारीय हो गई है, या उसमें वाटर लॉगिंग की समस्या है कि पानी उसमें क्या लगातार खड़ा रहता है, ठीक है, तो ऐसा होता है। फिर आता है 8.7% एरिया के भारत के कुल क्षेत्र के वहां वो गैर कृषिगत क्षेत्र के अंदर आता है। गैर कृषिगत क्षेत्र कौन सा होता है, जिसमें भूमि, जिसमें क्या है जैसे सड़क बनी हुई है, कहीं पर रेलवे लाइन बनी हुई है, वो क्या है कि गैर कृषिगत क्षेत्र के अंतर्गत जमीन आएगी। या जैसे सड़क, रेल मार्ग हो गया, सेटलमेंट्स घर बने हुए लोगों के, ये क्या है गैर कृषिगत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है कुल क्षेत्र के 3.3% पे क्या है चरागाह और गोचर भूमि है। चरागाह कौन सी भूमि होती है, जहां पर पशु वगैरह चरते हैं, गोचर भूमि, या जैसे पंचायत में जो खाली पड़ी रहती है जमीन उसको क्या बोलते हैं गोचर भूमि। तो भारत के कुल क्षेत्र के 3.3% है, 2014-15 के डाटा के अनुसार क्या है वो चरागाह या गोचर भूमि है वो पाई जाती है। फिर 1% क्षेत्र पे विविध वृक्ष और उपवन पाए जाते हैं। विविध वृक्ष यानी अलग अलग तरह के जो पेड़ पौधे हैं, ये वनों से थोड़े अलग है। जैसे आपने देखे होंगे, जैसे नहर है उसके आसपास जो पेड़ लगाए जाते हैं वो उसमें ओपन फॉरेस्ट में आ जाते हैं, या जो अलग अलग तरह के जो वन होते हैं, या मान सकते हैं आप जो जड़ी बूटियों के पौधे हो गए, या किसी ने खेत में स्पेसिफिक टाइप के जो पेड़ पौधे लगा रखे हैं, ठीक है, बागवानी के, वो क्या विविध तरीके के उपवनों में आते हैं। फिर आता है 4% कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी वो भूमि जो आज के टाइम में कृषि योग्य बंजर भूमि है, यानी जिस पर क्या है या तो अभी बंजर पड़ी है, यानी उस पर पहले कभी क्या है
खेती है वो होती थी, या उसको अभी क्या हम उसको मॉडिफाई करके या उसमें कुछ चेंज करके, या उसकी जो प्रॉब्लम है मान लीजिए लवणीय क्षारीय हो गई है, या उसमें पानी की समस्या है जिसको हम सेम बोलते हैं, अगर वो समस्या उसको ठीक करके या उसको कृषि योग्य है वो बनाया जा सकता है। तो ऐसी भूमि कितनी है भारत में? 4% है। फिर आता है प्रतिभूमि, पुरातन भूमि और वर्तमान प्रतिभूमि। ठीक है, ये है 3.6 और ये 4.9%। तो प्रतिभूमि किसको बोलेंगे? वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि बोलेंगे वो भूमि जिस पर किसान 6 महीने के लिए क्या है खेती है वो नहीं करता, यानी 6 महीने के लिए उसको क्या कर देता है, खाली छोड़ देता है। जैसे चावल का या धान का सीजन आता है, जब चावल और उसमें धान है जो भी उसने लगा लिए हैं, और उसके बाद क्या होता है गेहूं या सरसों उसने क्या सर्दी के जो सीजन होता है वो नहीं लगाई, उसने 6 महीने उसको खाली छोड़ दिया। और आगे जब दोबारा जब सीजन आएगा उसमें क्या होगा खरीफ का, तो दोबारा क्या है वो चावल लगाएगा, दूसरी अपनी फसल है कपास वगैरह वो उसमें लगाएगा। ठीक है, और प्रति पुरातन भूमि किसको बोलेंगे? तो 3.6% है वो भूमि जो पिछले 5 साल से क्या खाली छोड़ रखी है, जिसपे एग्रीकल्चर है वो नहीं हो रहा है। उसके रीजन कई हो सकते हैं, मैं उसका आगे डिस्कस करूंगा। जिसपे क्या है लास्ट के 5 साल तक क्या है 3 से 5 साल तक कृषि नहीं हो रही है, खाली छोड़ दी गई है, उसको क्या बोलेंगे? प्रति पुरातन भूमि। ठीक है, ये सभी के सभी पॉइंट आपको समझ में आ गए। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र किसको कहेंगे? जिस पर आज के समय में कृषि है वो हो रही है, या जिस पे खेती है वो की गई है। अब इसमें 1-2 पॉइंट है जो आपको क्लियरिफाई उसमें करवा देता हूं मैं, जो आगे उसमें पॉइंट में लिखे हुए हैं या बोर्ड पे है नहीं बता देता हूं आपको। इतना समझ में आ गया होगा आपको शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। तो उसमें आगे भूमि उपयोग का लिख रखा है कि कौन सी होती है। तो बंजर भूमि किस तरह से हो सकती है, तो उसमें आगे डिस्कस करेंगे हम कि भूमि उपयोग क्या होता है, भूमि शरण क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है, फिर मृदा के जो प्रकार है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। तो थोड़ा सा और कर लेते हैं इसमें भारत का जो भूमि उपयोग का जो पैटर्न है, प्रारूप है, उसके बारे में। तो इसमें लिखा हुआ है जैसे कि भारत के जो कुल एरिया है उसके जो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, उसका जो टोटल एरिया है उस पर 45.5% पे क्या एग्रीकल्चर होती है। और कई ऐसे स्टेट भी है, इसमें डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। कई ऐसे स्टेट है जिनमें क्या है एग्रीकल्चर बहुत कम होता है, मतलब कृषि है वो नहीं होती है। और दूसरे ऐसे क्षेत्र है जैसे पंजाब हरियाणा है, वहाँ कुल क्षेत्र के जो नेशनल एवरेज है, राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो अन्य राज्यों की तुलना में वहाँ पर कृषि है वो ज़्यादा होती है। कारण उसके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे सिंचाई व्यवस्था अच्छी है वहाँ पर, जो तकनीक है वो अच्छी है, और सरकार है, जो कीटनाशक होते हैं, बीज होते हैं, या जो यंत्र होते हैं जो खेतों में यूज किए जाते हैं उन पे सरकार या तो उनको सब्सिडी देती है, या अच्छे लोन पर क्या है उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, या जैसे बिजली के कनेक्शन दे दिए सबमर्सिबल के पानी के। तो उन सभी सुविधाओं के होने के कारण क्या भारत के कुछ राज्य है वहाँ पर जो सिंचाई है वो बहुत अच्छे वे से बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इसके अलावा यहाँ जो डाटा दिया गया है उसमें कुछ एरियाज को छोड़ के दिया गया है, जैसे उसमें जो POK का एरिया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी जो आप मान सकते हो जिसको पाकिस्तान ने धोखे से हड़प लिया था। ठीक है, जो आपने LOC लाइन सुनी होगी, उससे क्या जो पाकिस्तान की तरफ का एरिया वो, और जो लद्दाख के साथ लगता चीन का जो अक्साई चीन एरिया है वहाँ के डाटा इसमें शामिल नहीं किया गया है। और कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके एरियाज को भी क्या जो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, उन एरियाज को भी क्या छोड़ दिया गया है। ठीक है, बाकी इसमें सारा का सारा इंक्लूडेड है। ठीक है, इतना आप करिए। इसमें डायग्राम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको क्या होता है और मेन डेफिनेशन क्या होती है। मेन डेफिनेशन यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रतिभूमि का और वर्तमान प्रति पुरातन भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा संसाधन नियोजन करते हैं, उनके पॉइंट्स जो भारत में संसाधन नियोजन के आपके बुक में 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं, उन पॉइंट्स को आप याद करिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है,
पीछे के लिए लिया गया बॉक्स में। और एक ये भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है सामुदायिक भागीदारी, यानी लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है या जो पंचायत होती है वो क्या करती है अपने लेवल पर क्या है संसाधनों का संरक्षण करती है, पेड़ पौधे लगाती है, तालाब की खुदाई करती है, वाटर लेवल ताकि ऊपर आ जाए, ठीक है। और ये है फिर संसाधनों के संरक्षण जो बॉक्स में दिया हुआ है उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो आ सकता है। भू संसाधन क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, हर एक का अपना अपना यूज होता है। और जो भू उपयोग है भारत में जितनी ज़मीन है उसका किस किस तरीके से यूज हो रहा है, जो मैंने बता दिया कि भारत की मोस्टली जो ज़मीन है उसके ऊपर खेती होती है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। और बाकी जो क्षेत्र है वो या तो बंजर भूमि आता है या गैर कृषि में आता है, या वो चरागाह में है, गोचर भूमि है, या वो कृषि योग्य बंजर भूमि है, या प्रति पुरातन भूमि है, या फिर वर्तमान प्रति भूमि है। डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको, इतना करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।